विश्व में इससे ज़्यादा एक्सीडेंट और हादसे कहीं नहीं होते हैं जितना हमारे देश में है। 2014 के पहले रेलवे को 10,000-15,000 करोड़ का बजट मिलता था। आज की तारीख में 2,60,000 करोड़ का बजट है। पिछले करीब 6-7 महीने में 16 वंदे भारत का उद्घाटन हरी झंडी दिखा के उसको रवाना कर चुके हैं कि वंदे भारत को हम दक्षिण अफ्रीका है, नेपाल है, श्रीलंका, इन देशों को हम निर्यात भी करेंगे। वंदे भारत मोदी ब्रांड बन के सामने उभरा है। नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। हम समझेंगे कि किस तरीके से 2024 के इलेक्शन में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रेल मंत्रालय से चलने वाली जो खासतौर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो, और नितिन गडकरी का जो काम है नेशनल हाईवे का, वो किस तरीके से काम आने वाला है। अरविंद सिंह हमारे साथ, जो कि रेलवे और ट्रांसपोर्ट के बारे में खास जानकारी रखते हैं। सर, आप लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। इस बार जिस तरीके से कर्नाटक में चुनाव हुए, तो क्या लग रहा है 2024 में मोदी सरकार का जो काम है वो ज़्यादा मायने रखने वाला है? कौन सा ऐसे मंत्रालय हैं जो मोदी सरकार के ज़्यादा काम आएंगे 2024 में, ख़ासतौर से बीजेपी के लिए? देखिए, मोदी सरकार के आने के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में मोदी सरकार ने काफ़ी बजट दिया है। विशेषकर रेलवे हो गया, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, पावर हो गया, बहुत सारे सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं जहाँ पे सरकार ने दिल खोल के पैसा दिया है और खूब अच्छे से काम किया है सरकार ने, जो कि नज़र भी आ रहा है। वो आप चाहे सड़कों पे जाएंगे तब भी आपको नज़र आएगा, आप ट्रेन से सफ़र करेंगे तब भी आपको नज़र आएगा, प्लेटफॉर्म पे सफाई नज़र आएगी, वंदे भारत जैसी ट्रेन आपको नज़र आएगी। तो लंबी फहरिस्त है। मोदी सरकार ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बुनियादी ढांचे में बहुत अच्छा काम किया है और हर बजट में अच्छा खासा वो बजट अपना बुनियादी ढांचे के लिए बढ़ाते चले गए हैं। क्या लगता है कि इस बार बीजेपी को अपने जो बहुत सारे और फैक्टर होते हैं राजनीतिक, उसकी जगह काम पर ज़्यादा भरोसा बीजेपी करने वाली है, और उसमें रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स जो हैं उनका काम दिखेगा? देखिए, ऐसा है, 2024 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जनसभा में भी जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हाईवे सेक्टर का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि हाईवे सेक्टर में बहुत अच्छा काम हुआ। नितिन गडकरी 2014 में आए थे, उनकी उपलब्धि जो सबसे बड़ी है, करीब 415 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं एनपीए हो गई थी। एनपीए का मतलब यह है कि नॉन परफॉर्मेंस एसेट थी, वो पैसा बैंक का डूब गया था। लेकिन गडकरी जी के आने के बाद वही परियोजनाएं उन्होंने फिर से शुरू की। बैंक, कंसेशनियर्स, ठेकेदार और कंस्ट्रक्शन कंपनियां, इनके साथ उन्होंने तमाम बैठकें की और अल्टीमेटली वो एनपीए ख़त्म कर दिया। जहां पे सड़कें 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर ईयर बनती थी, नितिन गडकरी के आने के बाद वही सड़कें 28 से लेकर 34 किलोमीटर पर डे बनी हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो न सिर्फ सड़कें, अब जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, ये 2007 की परियोजना है। 2007 में यूपीए 2 ने इसको प्लान किया था कि हम दिल्ली से मोहन नगर होते हुए मेरठ तक का हम सफ़र एक एक्सप्रेसवे बनाएंगे, डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे होगा। लेकिन सरकारें बदलती गईं, वो एक्सप्रेसवे आज तक कंप्लीट नहीं, मतलब 2014 तक कंप्लीट नहीं हो पाया। 2014 के बाद जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार आई, सबसे पहले नितिन गडकरी जी ने उसी एक्सप्रेस को, उसका अलाइनमेंट थोड़ा बदला, लेकिन उसको उन्होंने रिकॉर्ड समय में पूरा किया। तो इसी तरीके से बहुत सारी परियोजनाएं हैं देश भर में जो कहीं ना कहीं अटकी हुई थी, या तो उनका पर्यावरण मंजूरी में अटकी हुई हैं, या लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, या तमाम चीज़ें हैं। तो नितिन गडकरी ने वो सारी बाधाएं दूर की। उनकी एक और खासियत मैं बताऊं, वो ज़्यादातर क्या होता है कि कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उसमें मीडिया के लोग नहीं जाते हैं, लेकिन नितिन गडकरी खुद मीडिया के लोगों को बुलाते थे। उसमें मैं भी कई मीटिंग में शामिल हुआ और उसमें बाकायदा आमने सामने बिठाला जाता है। अब क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी में, लाल फीताशाही में फाइलें इधर से उधर भटकती रहती हैं। जब आमने सामने आदमी बैठते तो वो एक के बाद एक दूसरा को सवाल पूछते कि बताइए आपने उस फाइल का क्या किया, तो फिर दूसरी तरफ से उसका जवाब आता, फिर उससे पूछते, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। इस तरह उनके जो काम करने की जो तरीका है वो अल्टीमेट है। इसीलिए जो फंसे हुए प्रोजेक्ट थे 415, जिसकी लागत 3 लाख करोड़ रुपये थी, न सिर्फ वो बाहर आए, बल्कि अभी तक 1,43,000 किलोमीटर वो हाईवे बना चुके। टोटल जो देश का नेटवर्क है नेशनल हाईवे का 1,43,000 किलोमीटर है, जबकि उनके आने पे 92 या 93,000 किलोमीटर हाईवे था।
खासियत ये भी रहेगी नितिन गडकरी की, वो पैसा केंद्र सरकार का जो बजट है उसके अलावा ये कहते हैं कि हम बाजार से ही पैसा लेते हैं और उस पर ही काम करते हैं। जो टोल हैं वो जो राजमार्ग नहीं बने उसके भी उन्होंने टोल की जो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले ही दे दिया और काफ़ी पैसा वहाँ से उठाया उन्होंने। देखिए, हाईवे सेक्टर में पैसे की वास्तव में कोई कमी नहीं। उसका कारण ये है कि जो कंसेशनर या कंस्ट्रक्शन कंपनी हाईवे बनाती है, एक्सप्रेसवे बनाती है, उसके बहुत सारे मॉडल हैं। उससे सरकार से पैसे की, बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाईवे की जहाँ पे हाईवे डेवलप होता है वहाँ पे मेगा सिटी बननी शुरू हो जाती है, उसके आसपास के क्षेत्र ऑटोमेटिक डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो सरकार है उसको परमिशन दे देती है कि ठीक है, आप 5 मेगा सिटी आप डेवलप कर दीजिए। तो वहाँ के जो रियल इस्टेट जब वो डेवलप होती है उससे पैसा वो बना लेते हैं। जैसे दिल्ली से लेकर आगरा जो यमुना एक्सप्रेसवे है, मायावती सरकार में जिस कंपनी ने बनाया तो उसने दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उसके आगे तक उसने तमाम जो है वो गडकरी जी ने इसका खास फायदा उठाया। गडकरी जी ने न सिर्फ, मैंने बताया ना कि हाईवे सेक्टर को बनाने के लिए कई सारे मॉडल हैं, उसको सरकार से और बैंक से पैसे की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो हाईवे सेक्टर में पहले क्या था कि टोल टैक्स लिया जाता था, उस टोल टैक्स को उन्होंने अब साल दर साल उसको बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है उसको समय पे उसका कंपनी को पैसा भी चाहिए। और पब्लिक खुश है। पब्लिक इसलिए खुश है कि वो समय से अपने गंतव्य पे जा रही है और सुरक्षित तरीके से जा रही है, इसलिए उसको पैसा पेमेंट करने में, टोल टैक्स देने में कोई परेशानी नहीं है। इसी में एक और मॉडल है, उन्होंने TOT कर दिया, टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, यानी कि जो हाईवे बनाया वो एक कंपनी ने बनाया, एक कंपनी हाईवे बनाने के बाद उससे कहा कि तुम दूसरा हाईवे बनाओ। वो दूसरा हाईवे बनाने के लिए वो बैंक के पास जाएगी, उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या किया, जो B कंपनी है उससे कहा कि आप इस हाईवे को खरीद लो और आप 15 साल या 12 साल जो भी इसकी ड्यूरेशन, आप टोल टैक्स वसूलो। तो गडकरी जी ने मतलब समझदारी दिखाते हुए इसमें 2 तरीके अपना लिए। जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनको अगला हाईवे बनाने के लिए देते गए और जो दूसरी कंपनियां हैं उनको टोल टैक्स वसूली का ठेका देते गए। तो इस तरह से सड़कें भी बन रही हैं और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आ रहा है वापस। तो इस तरीके से देखा जाए, अगर रेलवे सेक्टर देखा जाए तो 2024 के चुनाव में नितिन गडकरी का जिस तरीके का रोल होने वाला है, रेलवे मिनिस्टर का जो काम है वो कितना अहम होगा, ख़ास तौर से 2024 के चुनाव में मोदी के लिए और बीजेपी के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जिस कभी भी जनसभा में जाते हैं, मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि रेल और रोड की वो ज़रूर बात करते हैं। रेलवे में भी 2014 से लेके अब तक बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा बजट दिया गया है। अब इस साल का जो इस फाइनेंशियल ईयर का बजट है 2,60,000 का है। इतना बजट हम लोगों ने आज से 15-10 साल पहले कल्पना नहीं की थी। 2014 के पहले रेलवे को 10,000-15,000 करोड़ का बजट मिलता था। आज की तारीख में 2,60,000 करोड़ का बजट है। उससे क्या हुआ कि इन्होंने न सिर्फ नए स्टेशन बनाए, जैसे भोपाल स्टेशन को रिडेवलप किया, गुजरात के स्टेशन को रिडेवलप किया, इस तरह अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जो एक तरह से इंटरनेशनल लेवल के होंगे, जहां पे बच्चों के खेलने से लेके, बुजुर्गों की सुविधाओं से लेके, वेटिंग एरिया से लेके तमाम सुविधाएं होंगी। ये तो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। उसके अलावा मोदी सरकार ने कोरोना काल में 2020 से लेके 21 में जब ट्रेन ऑपरेशन बंद था तो उसने पूरी ताकत जो रेलवे के ट्रैक्स हैं उसको मजबूती करने में लगाया। यही कारण है कि अब ट्रेनों की स्पीड जो है वो मैक्सिमम 130 की स्पीड पे ट्रेनें चल रही हैं। इसी कड़ी में मोदी जी पिछले करीब 6-7 महीने में 16 वंदे भारत का उद्घाटन हरी झंडी दिखा के उसको रवाना कर चुके हैं। वंदे भारत मोदी ब्रांड बन के सामने उभरा है और ये वंदे भारत भविष्य में मोदी सरकार को 2024 में बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाला है। अब 17वीं वंदे भारत देहरादून से चलने जा रही है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किस तरीके से बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी? आपको क्या लगता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है और अश्विनी वैष्णव का जो काम है वो मोदी सरकार के लिए 2024 में एक ज़रूरी डिस्प्ले हो जाएगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और ये बुलेट ट्रेन जैसा एहसास कराती है। भले अभी इसकी स्पीड कम है 130, लेकिन 240 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इन्होंने स्लीपर ट्रेन, यानी कि जो राजधानी एक्सप्रेस है उसी तरह वंदे भारत स्लीपर जो आ रही है उसकी स्पीड मैक्सिमम 240 किलोमीटर पर आवर है। दिल्ली से लेके मुंबई और दिल्ली से लेके कोलकाता, ये 2 इनके मेन ट्रंक रूट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, कंजेशन रहता है, ट्रेनें बहुत ज़्यादा चलती हैं।
इन्होंने क्या किया है, उसको उसकी सिग्नलिंग सिस्टम से लेके, उसके ट्रैक से लेके, उसके जो क्या कहते हैं ओवरहेड वायरिंग से लेके सारी चीज़ों में बदलाव कर दिया है। और उम्मीद है कि अगले साल या 1.5 साल के अंदर उस रूट पे 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेनें दौड़ने लग जाएं। पब्लिक को जब सुरक्षित और सेफ और तेज़ यात्रा करने की सुविधाएं होंगी तो जाहिर सी बात है उसका असर पब्लिक पे पड़ता है। और यही कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सभा में रेलवे और रोड का जिक्र जरूर करते हैं कि हमने इतनी सड़कें बना दी हैं, इतने हमने एक्सप्रेसवे बना दिए हैं, इतने हमने इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिए हैं, इतनी हमने ट्रेनें चला दी हैं। और वंदे भारत का सिलसिला भी रुकने वाला नहीं है। वंदे भारत का सिलसिला अभी आगे बढ़ने वाला है। यहाँ तक कि रेलवे मिनिस्ट्री में यहाँ तक की चर्चा है कि वंदे भारत को हम दक्षिण अफ्रीका है, नेपाल है, श्रीलंका, इन देशों को हम निर्यात भी करेंगे। 75 वंदे भारत एक्सप्रेस की ऐलान प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया था। अब कहा जा रहा है कि 75 के बाद जो वंदे भारत आएंगे उसमें स्लीपर भी होगा और 350 से ज़्यादा वंदे भारत आने वाली। देखिए, ऐसा स्लीपर के आने में भी टाइम है। स्लीपर में करीब अभी 1.5 से 2 साल लगेगा, क्योंकि इनका मार्च 2023 में स्लीपर वर्जन बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन उसका जो ट्रायल है वो 8 से 10 महीने ट्रायल होता है, उसके बाद ही स्लीपर वर्जन चल पाएगा, तो उसमें टाइम है। लेकिन जो 75 वंदे भारत अगस्त 2023 तक इन्होंने चलाने की बात की थी, उसमें 3 हैं, 8, 12 और 16, यानी कि 8 डिब्बे की ट्रेन होगी, 12 डिब्बे की ट्रेन होगी या 16 डिब्बे की ट्रेन होगी। तो इनका एक मानना ये है कि जो 100 किलोमीटर की दूरी में जितने भी बड़े शहर हैं उनके बीच में वंदे भारत ट्रेनों को चलाया जाए, तो 8 डिब्बे की ट्रेनें वो चल जाएंगी। इस तरह ये 75 का फिगर आराम से पूरा कर लेंगे, क्योंकि अभी जो वंदे भारत है वो ICF कोच जो फैक्ट्री है चेन्नई में वहाँ बन रही है। अब ये MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बननी शुरू होने वाली है। उसके अलावा भेल BHEL इसको बनाएगा। उसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी ट्रेन बनाने का काम दिया जा रहा है। तो ये अभी हफ्ते में मान लीजिए हफ्ते में 1 या 2 ट्रेनें आ रही हैं। कुछ समय बाद हफ्ते में 4 से 5 ट्रेनें लाएंगे, तो ये टारगेट आराम से पूरा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गडकरी के मंत्रालय की काम अगर करें तो देश में नंबर 1 पे, मतलब अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो हमारा देश नंबर 1 पे है। रोड एक्सीडेंट के मामले में बहुत मौतें होती हैं, उसका आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। तो क्या इसको भी गडकरी के मंत्रालय ने एड्रेस किया है? नितिन गडकरी 2014 में जब सड़क परिवहन मंत्री बने थे तो उनका एक ही उद्देश्य था कि वो किसी भी तरीके से हमारे देश में जो सड़क हादसे हो रहे हैं, लगभग हर साल 5000 सड़क हादसे होते हैं, उसमें 1.5 से 140 हज़ार जो है लोगों की जान जाती है। नितिन गडकरी का खुद का भी एक्सीडेंट हो चुका है। मुंबई पुणे हाईवे पे वो परिवार के साथ कहीं जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। इसी तरह आपको याद होगा 2014 में कैबिनेट बनने के तुरंत कुछ दिन बाद ही गोपीनाथ मुंडे की सड़क दुर्घटना में यहीं दिल्ली में मौत हो गई थी। उसके बाद नितिन गडकरी ने प्रण लिया था कि हम देश की जो बढ़ते रोड एक्सीडेंट हैं और उनमें जो डेथ हो रही है उसको कम किया जाए। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में हर साल 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं, जिसमें 1.5 लाख लोग मरते हैं। और विश्व में इससे ज़्यादा एक्सीडेंट और हादसे कहीं नहीं होते हैं जितना हमारे देश में है। UN ने 10 साल पहले भी कहा था कि सभी देशों को, खासकर भारत को, सड़क हादसों में 50% की कमी लाने की ज़रूरत है। तो नितिन गडकरी उसी के तहत उन्होंने 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट वो लेके आए थे। उस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। वो एक बड़ा दस्तावेज है जो कि सड़क हादसों पे काबू पाने के लिए उन्होंने तैयार किया। उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रक एसोसिएशन हैं, यूनियन हैं और कार कंपनियां हैं, उनके साथ बैठ के ये महीनों तक बैठ के चले। उसके बाद जो निचोड़ निकल के आया, उसके बाद वो मोटर व्हीकल एक्ट आया और उसके बाद उसको पार्लियामेंट से पास किया गया। मोटर व्हीकल एक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे जुर्माना जो है 5 से 8 गुना, 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ाया गया। पहले ये होता था कि सड़क पे अगर आपने रेड लाइट क्रॉस की तो 500 रुपया 100 रुपये दे के आप छूट जाते थे। अब अगर आपने रेड लाइट क्रॉस की तो आपको 2000 रुपये मिनिमम पेनल्टी देनी होगी। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं मोटर व्हीकल एक्ट में जो नितिन गडकरी लेके आए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से व्हीकल की संख्या बढ़ रही है, आज की तारीख में करीब 19 करोड़ व्हीकल हमारे देश में हैं और उसमें जो कॉमर्शियल व्हीकल उसमें 30 लाख लोग हमारे पास एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं हैं। जो भी ड्राइवर, ट्रक के ड्राइवर या कॉमर्शियल ड्राइवर हम कह लें, वो सीधे आते हैं, कुछ दिन हेल्पर ही करते हैं, उसके बाद उनको स्टीयरिंग पकड़ा दी जाती है। तो उसके लिए उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर हर ज़िले में खोलने की तैयारी की है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं जिसमें उनको ट्रेनिंग हो।
इसी तरीके से जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की बात है, उसमें उन्होंने क्या किया, उसको ऑनलाइन कर दिया है कि अब आप कुछ पैसे दे के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जाके अपना डीएल नहीं या लर्निंग नहीं बनवा सकते हैं। इस तरह की तमाम उन्होंने ऐसे उपाय किए हैं जिसमें कि सड़क हादसों में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका कुछ फ़ायदा भी हुआ है। पिछले साल सड़क हादसों में कुछ कमी आई है और मृतकों की संख्या में भी कुछ कमी आई है। तो गडकरी जी का सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे देश के लिए यही है कि उन्होंने सड़क हादसों को नियंत्रित करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट नया कानून लेके आए। यानी 2024 के इलेक्शन में बीजेपी की नैया पार कराने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास तौर से हनुमान का काम कर सकते हैं नितिन गडकरी का जो काम है वो, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का काम खास तौर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन।